हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आशु और स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। आज हम डिस्कस करेंगे 27 मई 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इसमें हम इस तरह से करंट अफेयर आपको कवर करवाते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से करवाए जाते हैं। तो इसकी ये खासियत है। लेकिन आप मेरे कहने से नहीं, आप देखें एक बार हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी दिन के, एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से होगा, हफ्ते में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे 3 सेक्शंस के थ्रू। एक में होगा डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और एक होगा क्विज सेक्शन जो हर सप्ताह आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली में आपको मिलेगा डिटेल करंट अफेयर पूरे महीने का, फिर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में एक पीडीएफ मिलेगी पूरे महीने की, टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूरे महीने में, और एक मिलेगा पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 या 3 लाइनर में पूरे करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, डेली, वीकली और मंथली के साथ आपको मिल रहा है स्मार्ट पीडीएफ। स्मार्ट पीडीएफ में आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज पीडीएफ। हम 20 ऐसे टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको देते हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप कोई भी, आपका अगर सेक्शन वीक है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे साल के अंदर जितनी भी न्यूज़ है वो आप कवर कर सकते हैं। जो बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब बैंकिंग का एग्जाम देंगे, उनके लिए 3 सेक्शन है, जिसमें एक में डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर बैंकिंग और इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। अगर आप 2021 का पास्ट जितना भी करंट अफेयर जा चुका है वो सारा एक ही पीडीएफ से कवर करना चाहते हैं, तो आप इस पीडीएफ को उठा के उसमें से रिवाइज करें। फिर होगा दोस्तों स्पेशल करंट अफेयर। स्पेशल का मतलब है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे फैक्चुअल डाटा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर होगा स्टेट करंट अफेयर। अगर आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो गाइज, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से ईमेल के थ्रू अपने लॉगिन करें, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल की या फिर 2 साल की वैलिडिटी के साथ सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद है, प्राइस बहुत कम है। एक बार चेक करें आप मेरे कहने से, उसके बाद आप खुद कहेंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड करें, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड को यूज करेंगे ASH10 को। और आप इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो में कमेंट छोड़ दें, मैं पर्सनली जो है वो आपको रिप्लाई करूंगा। तो गाइस, 27 मई 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका डायरेक्टर जो है वो किसको अपॉइंट किया गया, आंसर क्या है इसका, सुबोध कुमार जायसवाल जी। तो आप फोटो देख सकते हो सुबोध कुमार जायसवाल जी का, जो कि महाराष्ट्र कैडर से बिलोंग करते हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। उनको अपॉइंट किया गया सीबीआई का डायरेक्टर। लेकिन कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया दोस्तों, 2 साल के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना अपने नाम। और इससे पहले वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो डायरेक्टर जनरल थे दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और इनको 3 मेंबर कमेटी ने सिलेक्ट किया। 3 मेंबर में एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा जो कि कौन है, अधीर रंजन जी, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और एक हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, कौन है वो, एनवी रमाना जी। तो तीनों ने मिलकर जो है वो इनको इलेक्ट किया है। और मैं पहले बता चुका हूं, 1985 के आईपीएस ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर के, और महाराष्ट्र पुलिस के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और मुंबई पुलिस चीफ भी रह चुके हैं 2018 से लेकर 2019 तक। और सीबीआई की स्थापना जो है वो दोस्तों स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू की गई थी 1941 में। तो ये है सुबोध कुमार जायसवाल। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज और याद रखनी है, इससे पहले कौन था, इससे पहले अगर आप बात करोगे तो प्रवीण सिन्हा थे। लेकिन ये टेम्परेरी थे, मतलब इनको थोड़े से टाइम पीरियड के लिए लगाया गया था, क्योंकि इससे पहले ऋषि कुमार शुक्ला जी थे, जो फरवरी 2021 में चले गए थे, फरवरी 2021 में। तो उसके बाद जो है इनको लगाया गया। और अजय माथुर आपको पता ही है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो मतलब सारी अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु वाज अवॉर्डेड विद द यूरोप्स गोल्डन शू। यूरोप का गोल्डन शू अवार्ड, जिसने सबसे ज्यादा गोल किए होते हैं लीग मैचेस में, यूरोप लीग मैचेस में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड मिला है पोलैंड के एक प्लेयर को, जिनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो याद रखना है दोस्तों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली इनको एक अवार्ड भी मिला है फीफा मेंस
प्लेयर 2020, याद रखना है, फीफा मेंस प्लेयर 2020 का अवार्ड मिला है दोस्तों इनको। और सेम प्लेयर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और वुमेन ल्यूसी ब्रॉन्स हैं दोस्तों, वो भी आपने याद रखना है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। अगर आपको वुमेन प्लेयर फीफा 2020 पूछें तो ल्यूसी ब्रॉन्स होगा, वो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, लेकिन पोलैंड से रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इन्हीं को गोल्डन शू अवार्ड मिला। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का, गोल्डन शू अवार्ड, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो गोल्स किए थे, जिसके कारण इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है 41 गोल्स जो है वो दोस्तों इन्होंने दागे थे। और यूरोपियन गोल्डन शू मैं बता चुका हूं किनको मिलता है, यूरोपियन नेशनल लीग के अंदर सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो गोल्डन बूट नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वो किसके नाम से रख दिया गया है? तो मोहाली आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले पंजाब में है, तो कोई ना कोई पंजाब का ऐसा बंदा होगा, फेमस बंदा होगा, जिसके नाम पे इनको रखा गया है। ये नाम जो है वो बेसिकली रखा गया है, और नाम क्या है दोस्तों? सी है, बलबीर सिंह सीनियर। तो बिल्कुल याद रखेंगे, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बलबीर सिंह सीनियर जी का फोटो, और ये आप मोहाली क्रिकेट स्टेडियम हॉकी स्टेडियम देख सकते हो, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर रख दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और उसका नाम जो है वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के नाम से रखा गया है। और ये दोस्तों 25 मई को जो है वो इसकी सेरेमनी हुई थी, क्योंकि 25 मई को डेथ एनिवर्सरी आती है बलबीर सिंह सीनियर जी की। लास्ट ईयर इनका देहांत हुआ था 25 मई 2020 को, तो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आप कह सकते हो इनकी ऑब्जर्व की गई। और इस टाइम पीरियड पे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्कॉलरशिप स्कीम भी स्टार्ट की है, जिसका नाम है बलबीर सिंह सीनियर स्कॉलरशिप स्कीम, जिसके फायदा किसको होगा? जो हॉकी प्लेयर्स हैं, जो मेरिटोरियस हॉकी प्लेयर हैं, उनको जो है वो इसमें लाभ जो है वो दिया जाएगा। और इवन पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक स्टैचू भी बना रहे हैं बलबीर सिंह सीनियर जी का, जो कि स्टेडियम के एंट्रेंस पे जो है वो लगाया जाएगा। और बलबीर सिंह सीनियर दोस्तों 3 बार जो है वो ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं। लंदन ओलंपिक के अंदर इन्होंने जीता था 1948 में, हेलसिंकी में जीता था, हेलसिंकी में इन्होंने 1952 में, और इसके बाद इन्होंने मेलबर्न ओलंपिक्स में जीता था 1956 में। मतलब आप देख सकते हो लगातार तीनों ओलंपिक्स में इन्होंने ये मेडल जीता। और ये जो हैं वो वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं जब हेलसिंकी में गए थे, और कैप्टन भी रह चुके हैं जब ये 1956 में गए थे। लेकिन आपसे कोई भी ईयर कोई नहीं पूछने वाला, नाम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इनके पोते हैं, आप कह सकते हो कि इनके ग्रैंडसन हैं कबीर सिंह, तो उन्होंने एक बुक भी जो है वो यहाँ पे इनकी एनिवर्सरी पे जो है वो रिलीज की है, वो भी आप अगर याद रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं इतना पॉइंट। लेकिन आप जो है वो इतना चीज़ें जो है वो आप क्या रखोगे? याद रखोगे। तो 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जितनी मैंने आपको बताई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में गिवन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड विच कंट्री साइंड एन MOU टू लॉन्च द फर्स्ट WHO बायो हब फैसिलिटी? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड केड़ा है, वो है फर्स्ट WHO बायो हब फैसिलिटी। मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बायो हब फैसिलिटी बनाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड के साथ ये टाई अप हुआ है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की एक जगह है दोस्तों, आपने सुना होगा बर्न, और बर्न के अंदर एक जगह है स्पियर्स, तो याद रखना है SPIEZ। तो एक जगह का नाम है, यहाँ पे जो है एक लेबोरेटरी है, आप कह सकते हो स्पियर्स बायो कंटेनमेंट लैब। तो वहाँ पे जो है WHO अपना बायो हब बना रहा है, जो कि मेंबर कंट्रीज को ओपन करेगा। वहाँ पे जो है वो वायरसेस की जांच हुआ करेगी ग्लोबल लेवल पे। कोई भी पेंडेमिक या एपिडेमिक के टाइम पीरियड पे जो है वहीं पे टेस्टिंग होगी। ये हमें हेल्प करेगा आने वाले टाइम के अंदर, ताकि आने वाली बीमारियों को हम वहाँ पे डायग्नोज कर सकें, और वहाँ पे वैक्सीन की हम जो है वो निर्माता बन सके, मतलब वैक्सीन को तैयार कर सकें। तो आप देख सकते हो WHO और स्विट्जरलैंड ने लॉन्च किया ग्लोबल बायो हब फॉर पैथोजन स्टोरेज, शेयरिंग एंड एनालिसिस। मतलब वहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, हम वहाँ पे चीज़ों को संभाल सकते हैं, और ये मेंबर कंट्रीज के साथ पूरा का पूरा शेयर किया जाएगा, और उनके साथ जो भी कंडीशंस होंगे उसको एक बार टाई अप करके फिर उनके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। और कहाँ पे लगाया जा रहा है? स्पियर्स स्विट्जरलैंड। ये आपने याद रखना है कि बायो हब कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बहुत ही डिटेल में कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, तो एग्जैक्ट प्लेस जो है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो WHO है, और एक स्विट्जरलैंड है, और एक बायो हब है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है कि डायरेक्टर जनरल टेड रॉस हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के बारे में भी आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट है गाय पारमेलिन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, पारमेलिन।
और दोस्तों साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, बर्न, और बर्न में ही ये जगह है एसपीएस, और करेंसी जो है वो स्विस फ्रैंक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और बायो हब बनाया जा रहा है, उसका काम क्या होगा कि आने वाले पैंडेमिक या कोई भी, चाहे वो इवन हमारे पास आप कह सकते हो कि ये सार्स कोव 2 ही क्यों नहीं है, तो उसके लिए भी जो है वो इमरजेंसी जो भी चीज होगी वो हम वहां पे बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, सारी चीजें वहां पे बन सकती हैं। तो जो भी रिस्क होगा वो कम किया जा सकता है, ग्लोबल लेवल पे हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which bank digitized onboarding of credit card customers by implementing TransUnion's onboarding solution? तो सिंपल है, ऑन बोर्ड करने के लिए मतलब कस्टमर्स को उस बैंक में अप्लाई करने के लिए अब ऑनलाइन ही जो है वो आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड आपको मिल भी ऑनलाइन जाएगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी, तो ऑनलाइन ही ऑन बोर्ड कर लिया जाएगा। और इस बैंक ने ये स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज तो बहुत से बैंक कर रहे हैं, आईसीआईसी का ऑलरेडी है, एसबीआई का ऑलरेडी है, लेकिन ये बैंक पहली बार कर रहा है। येस बैंक है दोस्तों ये, जो पहली बार क्रेडिट कस्टमर्स को ऑनलाइन ले रहा है और वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, ट्रांस यूनियंस का ऑनबोर्डिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। तो याद रखना है किस कौन से बैंक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं येस बैंक की। और येस बैंक मतलब हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट रिटर्न बैंक हो चुका था, एसबीआई ने बचाया किसी तरह से, तो येस बैंक ने इसको इंप्लीमेंट किया, ट्रांस यूनियन ऑनबोर्डिंग सोल्यूशन। और इससे क्या होगा कि जो भी क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स होंगे वो ऑनलाइन जो है वो बहुत ही आसानी से जो है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। इससे फिजिकल जो पेपर वर्क होगा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, टाइम जो है वो बहुत ही कम लगेगा, जो कि आपका फिजिकल में बहुत ज़्यादा लगता था, मैनुअल में चेकिंग होती थी, केवाईसी होता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाया करेंगे, तो ऑनबोर्ड प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा आपके लिए, येस बैंक। तो येस बैंक के बारे में दोस्तों याद रखना है, 2004 में येस बैंक की स्थापना जो है वो की गई थी, 2004 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार हैं, याद रखना है कौन है, प्रशांत कुमार। और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। और येस बैंक के बारे में आपको बताना चाहूंगा रिसेंट एक रिलेटेड न्यूज कि येस बैंक ने दोस्तों रिसेंटली मोबी सफर के साथ मिलके और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया था, जिसका मतलब था मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड, जिससे आप अपनी टिकट्स को बुक कर सकते थे और आपको इसमें रिवॉर्ड्स जो है वो बैंक की तरफ से दिए जाएंगे। और इन्होंने, येस बैंक ने पहली बार जो है वो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट को भी यूज किया था, एसओएफआर को भी यूज किया था, जिससे कि जो है वो इन्होंने बोरिंग्स की थी अमेरिकन लेंडर वेल्स फार्गो बैंक के थ्रू। वेल्स फार्गो बैंक, हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था ओनली फॉर द बैंकिंग स्टूडेंट्स। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है, इसके हेड कौन है, दिलीप असबे, दिलीप असबे। तो काफी चीजें इस क्वेश्चन में होगी। येस बैंक ने क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन लेना जो है वो स्टार्ट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ आईसीआईसी डिजिटल वॉलेट विच बिकेम द फर्स्ट वन इन द इंडस्ट्री टू लिंक ई वॉलेट विद द यूपीआई नेटवर्क? देखो यार, आज तक क्या होता था आपको पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता था। तो अगर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप उससे यूपीआई बना लेते थे। लेकिन अब एक बैंक ऐसा है आईसीआईसी, इनका एक ई वॉलेट है दोस्तों, उस ई वॉलेट का नाम आप मुझे बताएंगे, और उस ई वॉलेट के थ्रू भी अब आप यूपीआई क्रिएट कर सकते हो, आपको बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों बैंक तो आईसीआईसी है, आपको बैंक पूछा जा सकता है एग्जामिनर की तरफ से, और इनका ई वॉलेट कौन सा है, पॉकेट्स। तो ऑनलाइन ही एक आपका खुल जाएगा, अकाउंट नहीं होगा, बेसिकली हम उसको अकाउंट नहीं कह सकते, एक वॉलेट होगा जो ऑनलाइन ही खुल जाएगा, उसमें आप यूपीआई जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप आईसीआईसी के कस्टमर हो चाहे ना हो, फिर भी आप इसका यूज कर सकते हो। ये आईसीआईसी की तरफ से मतलब आप कह सकते हो अच्छा काम जो है वो किया गया है। और ये पहली बार हुआ है कि कोई ई वॉलेट जो है वो लॉन्च किया गया है यूपीआई के साथ, तो ये आपने याद रखना है। और ये पॉकेट्स नाम है, इसका नाम जो है पॉकेट्स है। और यूपीआई आईसीआईसी इनेबल इट्स कस्टमर टू मेक अंडरटेक यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्रॉम देयर वॉलेट बैलेंस इंस्टेड ऑफ देयर सेविंग अकाउंट। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस वॉलेट में पैसे डालने हैं, पैसे जब आप डालोगे वॉलेट के अंदर तब आप उससे यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और आईसीआईसी जो है वो यूपीआई आईडी उन कस्टमर्स को भी देगा जो आईसीआईसी के अपने कस्टमर्स नहीं हैं, तो वो डायरेक्टली पॉकेट के साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था, सेविंग अकाउंट है तभी आप यूपीआई आईडी बना सकते थे, लेकिन अगर अकाउंट नहीं भी है, आप ई वॉलेट भी है, तब भी आप जो है वो आईडी यूपीआई आईडी बना सकते हो। तो इसका मतलब जिनके पास सेविंग अकाउंट है अब वो भी यूपीआई का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर आईसीआईसी ने उन बच्चों को या उन लोगों को दिया, क्योंकि बच्चे ज्यादा यूज करते हैं या यंग जनरेशन ज्यादा यूज करती है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। तो आईसीआईसी पॉकेट्स है क्या, ये एक तरह के ई वॉलेट है, आईसीआईसी बैंक की तरफ से चलाया गया और वीजा के साथ पार्टनरशिप की गई है। और ये अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एक सुविधा देते हैं कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफएस को यूज करके आप जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे। मतलब ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स को भी क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो इस बारे में भी थोड़ा सा आपने याद रखना है। और बैंक जो है वो आपके पास मैं बता ही चुका हूं, वो कौन सा है आपके पास, आईसीआईसीआई दोस्तों। कौन सा बैंक है, आईसीआईसीआई।
और फिर से यहाँ पे आईसीआईसी के बारे में आपने याद रखना है कि आईसीआईसी की जो स्थापना है दोस्तों 1955 में जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो 1995 में जो है वो इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं दोस्तों, संदीप बख्शी। और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। तो सारी चीजें याद रखनी है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए था। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग हु ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न अंटार्कटिका। तो यार आइसबर्ग का मतलब मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये पूरा का पूरा बर्फ का एक पूरा का पूरा बना हुआ है और ये समुद्र के ऊपर तैर रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, दैट इज आइसबर्ग। अब क्या हुआ, एक पूरी की पूरी आइस की शीट थी दोस्तों, एक पूरी की पूरी शीट थी। इस शीट से इतना हिस्सा कट के जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब ये तो पूरी की पूरी शीट है, इसको तो शीट ही कहेंगे, लेकिन जो हिस्सा अलग हो गया, अलग से तैरने लगा, तो ये क्या बन गया, एक बार आइसबर्ग बन गया। तो आइसबर्ग जो है उसका नाम बताना है, जो अभी वेस्टर्न अंटार्कटिका में एक शीट से अलग होके और पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग बन चुका है, मतलब उसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा है और वो टूट चुका है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली, जो कि रिलीज की गई है। इसका नाम है दोस्तों A76, याद रखना है क्या नाम है इसका, A76। और बहुत से बच्चों को, इवन बहुत से एजुकेटर्स को भी ये नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, तो आपने याद रखना है ओब्लॉन्ग आइसबर्ग। तो ये इसका एग्जैक्ट रियल नेम है और इसका वैसे कोडिंग नेम क्या है, A76, जो कि पानी के ऊपर अब फ्लोट कर रहा है। कौन से सी के ऊपर, अंटार्कटिका में वेडल सी, वहां पे ये फ्लोट कर रहा है। और आप अगर देखोगे तो ये इस तरह का है दोस्तों, ये है वो आइस शेल्फ जिसके साथ ये जुड़ा हुआ था और अब ये टूट के क्या हो चुका है, धीरे धीरे ये मतलब कह सकते हो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, अब ये अलग हो चुका है। और ये है दोस्तों वो ओब्लॉन्ग जो है वो आइसबर्ग आपके पास। और इसकी जो अगर आप देखोगे टोटल एरिया जो है वो 4320 स्क्वायर किलोमीटर है, क्योंकि ये 170 किलोमीटर ऑलमोस्ट लंबा है। और अगर आप देखोगे इसकी विड्थ जो है वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है। और ये सी आप देख रहे हो, वेडल सी, और ये माना जा रहा है कि ये 70 गुना ज्यादा बड़ा है मैनहट्टन से, मतलब इतना ज्यादा बड़ा है ये। 43 आप देख सकते हो कितना एरिया इसका, 4320 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे वर्ल्ड का आप कह सकते हो लार्जेस्ट आइसबर्ग है। तो ये अपने नाम याद रखना है, ओब्लॉन्ग आइसबर्ग या A76 आइसबर्ग। और ये पिक्चर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये रिलीज की है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की तरफ से, तो उनकी ऑब्जर्वेटरी की तरफ से इसको जो है वो रिलीज किया गया था। तो ये नाम याद रखना है आपने, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है और सारे बच्चों ने इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। रिसेंटली राम लक्ष्मण जी पास्ट अवे, ही वॉज वेरी फेमस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राम लक्ष्मण जी ये नाम है, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल नाम क्या था इनका, विजय पाटिल। विजय पाटिल ये इनका ओरिजिनल नाम है। तो इनका देहांत हो गया दोस्तों रिसेंटली। ये बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर थे और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने हम आपके हैं कौन के गाने सुने हैं, मैंने प्यार किया सलमान खान के गाने सुने हैं, बहुत ही फेमस और वन ऑफ द माय फेवरेट मूवीज, तो उनके गाने जो है वो आपने सुने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इन्होंने ही दोस्तों कंपोज किए, मतलब इन म्यूजिक कंपोजर की देन है ये सारे के सारे गाने, हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया और भी बहुत, क्योंकि इन्होंने 200 से ज्यादा हिंदी मूवीज, भोजपुरी और मराठी मूवीज में जो है वो संगीत दिया है। और राम लक्ष्मण दोस्तों एक बंदे का नाम नहीं है, राम लक्ष्मण जो है वो दो बंदों का डियो है, मतलब दो बंदों का जो है वो मेल है। और राम, जिसमें राम का मतलब जो है वो बेसिकली क्या था, विजय पाटिल जी, और लक्ष्मण का मतलब जो था वो विजय पाटिल था, और जो राम का मतलब है वो सुरिंदर था। तो इन दोनों ने मिलकर जो है वो म्यूजिक दिया है। तो याद रखना है विजय पाटिल, और हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, और दिस मूवी इज माय फेवरेट मूवी। और विजय पाटिल एंड हिज फ्रेंड सुरिंदर फॉर्म द ड्यू राम लक्ष्मण। और मैं बता चुका हूं लक्ष्मण जो है वो मतलब बेसिकली है पाटिल जी का नाम, विजय पाटिल जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है, राम मतलब सुरिंदर जी। तो इन दोनों की देन से ये हुआ है। तो याद रखना है म्यूजिक कंपोजर और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है कि इनका नाम विजय पाटिल था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया विल लॉन्च विच मोबाइल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स टू इंप्रूव देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब वो ड्यूटी पे काम कर रहे होंगे तो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है वो एक मोबाइल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। उसका नाम क्या होगा, यूनाइट अवेयर। तो याद रखना दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया विल लॉन्च मोबाइल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर यूनाइट अवेयर। तो इससे क्या होगा, जब वो ड्यूटी पे काम कर रहे होंगे तो उनको ये सहायता मिलेगी कि हमारा जो आसपास का एरिया है वो किस तरह का है, टेरेन
टेरेन देखने में हेल्प मिलेगी कि कौन से एरिया में हम जा रहे हैं, पहाड़ी है, मैदानी है, फसल है, क्या है, वो सारी देखने में इस मोबाइल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्प करेगा। लेकिन ये इंडिया लॉन्च करेगा जब उसकी प्रेसिडेंसी आएगी अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हर महीने के बाद प्रेसिडेंसी जो है वो बदलती है रोटेशन के अकॉर्डिंग। अभी जो है वो अगर मैं कहूंगा इस महीने के अंदर मई के महीने में चाइना की चल रही है, तो अगले महीने किसी और की आएगी, तो अगस्त में इंडिया की आएगी। तब इंडिया इस मोबाइल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या होगा, यूनाइट अवेयर। और यूनाइट अवेयर जो है वो सिचुएशनल अवेयरनेस होगी कि वो जो भी यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेज हैं जो काम कर रही होंगी, तो उनको ये देखने में हेल्प मिलेगी कि आगे जो है वो टेरेन कैसा है, आगे जो मैदानी एरिया है, पहाड़ी एरिया वो कैसा है, तो उससे जो है वो उनको आगे सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो इनहेंस होगी। और आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस दोस्तों, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। 1948 में इसका मेन काम क्या होता है कि जिन एरियाज में कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, आर्म कन्फ्लिक्ट हैं, दो कंट्रीज आपस में झगड़ रही हैं या दो ग्रुप्स आपस में झगड़ रहे हैं, तो वहां पे जाके उसको रीस्टैब्लिश करना, पीस जो है वो कायम करना, ये इनका काम है। और आपको पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में 90,000 के आसपास जो है वो पीस कीपर सोल्जर्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और 90,000 जो है हमारे पास पर्सोनल हैं इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, वो 12 पीस कीपिंग ऑपरेशन अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। और आपको ये जान के शायद हैरानी होगी कि इंडिया सबसे ज्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा ट्रूप्स जो हैं वो किसके हैं, इंडिया के ही हैं दोस्तों इसके अंदर। और इंडिया ने अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा जो हैं वो पीस कीपर्स जो हैं वो भेजे हैं, अलग अलग 49 मिशन के अंदर उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी जो है वो फिलहाल 90,000 के आसपास जो है वो काम कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ियों की डेथ भी हो जाती है ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, लेकिन जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो काम किया है। इवन इनको जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो है वो आप कह सकते हो कि इनको कोविड-19 के वैक्सीनेशन डोजेस भी जो हैं वो गिफ्ट की गई हैं कि हाँ किसी तरह से इनको जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। और आपने दोस्तों एक खास बात याद रखनी है, इस साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपको क्वेश्चन आ सकता है, वैसे वो इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन जो हमारे टीएस त्रिमूर्ति हैं वहां पे, टीएस त्रिमूर्ति जो है वो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। तो उन्होंने जो है वो बताया है कि इंडिया 2022 में 3 कमेटीज को लीड करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की। और वो 3 कमेटीज का हेड कौन कौन सी कमेटीज हैं वो दोस्तों, काउंटर टेररिज्म कमेटी है, काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 के लिए इंडिया जो है वो हेड बनेगा। तालिबान सैंक्शंस कमेटी जिसको हम 1988 सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है, और एक होगा लिबिया सैंक्शंस कमेटी। लिबिया सैंक्शंस कमेटी, तालिबान सैंक्शन कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये तीनों का इंडिया क्या बनेगा, हेड बनेगा। और यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन जिसको डीपीओ भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर यूएसए में मिलेगा। और यूएनएससी के बारे में आपने याद रखना है, 15 मेंबर होते हैं, इसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट का टाइम पीरियड 2 साल होगा, और इंडिया नॉन परमानेंट में इस बार इलेक्ट हुआ है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन 1945 में हुआ था, और इस चीज को आपने याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट आते हैं, पिक्चर से करेंगे क्वेश्चन। कर्नल पंजाब सिंह 1971 वॉर वेटरन पास्ट अवे, तो सल्यूट करता है अफेयर्स क्लाउड भी इनको। पंजाब सिंह नाम एक याद रखना आपने, और इनका देहांत हो गया। 1971 के वॉर वेटरन थे और इनको हीरो ऑफ पूंछ कहा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन कैक्टस लिली जो 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान पूंछ एरिया जो कि आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर वाले एरिया से हमने कैप्चर करना था, तो वहां पे इनका रोल जो है बहुत बड़ा था। तो 1971 में इनको जो है आप कह सकते हो उस काम के लिए इनको वीर चक्कर दिया गया था। और दोस्तों आपने याद रखना है, वीर चक्कर जो है वो 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है जो इनको दिया गया था, और हीरो ऑफ पूंछ कहा जाता है। रिटायर होने के बाद भी ये सैनिक वेलफेयर के डायरेक्टर रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, और भी इनके पास कई पोर्टफोलियोज रह चुके हैं, लेकिन आपने सबसे इंपॉर्टेंटली इनका नाम जो है वो याद रखना है। बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट रिएक्टर ऑन पीपीपी मॉडल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर, या आप कह सकते हो रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन रिएक्टर जो है वो तैयार किया जाएगा। मतलब उसमें आइसोटोप्स को जो है वो वहां पे बनाया जाएगा, जो कि कैंसर से लड़ने के लिए हमें हेल्प करेगा, और भी डिजीजेस को लड़ने से हेल्प करेगा। इवन वहां पे मेडिसिन को भी बनाया जाएगा, जो न्यूक्लियर मेडिसिन के बेसिस पे आगे एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। तो 2 कंपनीज, मतलब एक पब्लिक एक प्राइवेट, तो ये पहली बार हो रहा है कि 2 कंपनीज आ रही हैं। प्राइवेट की तरफ से बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को लिया गया है, और अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की तरफ से न्यूक्लियर पावर
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लिया गया है, जो कि सब्सिडरी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। तो दोनों मिलकर इसको बनाएंगे। तो होगा क्या, आइसोटोप्स को प्रोसेस किया जाएगा, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ये सबसे बड़ी आप कह सकते हो सिंगल फैसिलिटी होगी जो आइसोटोप्स के लिए बनाई जाएगी वॉल्यूम वाइज। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इन रेडियो आइसोटोप्स का यूज करके हम कैंसर और अदर डिजीजेस को अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो है वो क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। और इवन इसमें यह भी कहा गया है कि हम इसको टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन बनेंगी इससे या इसका यूज होगा, उन प्राइवेट एंटिटीज को, ध्यान से सुनना है, उन प्राइवेट एंटिटीज को जो अभी इस रिएक्टर बनाने में हमारी हेल्प कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें पे कर रही हैं, मतलब उनको जो है वो बाद में क्या दी जाएगी, हेल्प दी जाएगी, उनको राइट्स दिए जाएंगे कि आप जो है वो इन न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज कर सकते हो। तो रेडियो आइसोटॉप्स आपको पता होना चाहिए, वो अनस्टेबल फॉर्म होती है एलिमेंट की जो कि रेडिएशंस को छोड़ती है ताकि वो अपनी स्टेबल फॉर्म में आ सके। तो उसको क्या कहा जाता है, रेडियो आइसोटॉप्स कहा जाता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो पीएमओ के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस के अंदर आता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। और उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और बाबा एटॉमिक सेंटर, जिसको आपको पता होना चाहिए बार्क के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई महाराष्ट्र। और इसके दो दोस्तों डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला सेक्शन। अगला है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है आपने, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इवन कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ 12 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो ये दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस्टेब्लिश की गई थी 2020 में 2019 के एक्ट के थ्रू। ये मतलब आप कह सकते हो इंडिया का ओनली एक ऐसा सेंटर है जहां पे फाइनेंशियल बेसिस पे, या आप कह सकते हो जहां पे आप मतलब पूरे इंडिया का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंटर जो है वो एक्ट करेगा, जिसको हमने नाम क्या दिया है, आईएफएससी। और इसमें मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सारी की सारी जो है वो इसमें आएंगी और इसमें डेवलप की जाएंगी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा गांधीनगर में, गांधीनगर। और इसके चेयरमैन कौन है, इंजेती श्रीनिवास। याद रखना पहले चेयरमैन भी इंजेती हैं, आजकल भी इंजेती श्रीनिवास हैं। और ये पहला आईएफएससी जो है वो इंडिया में बनाया गया, मतलब ऐसा पहला फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंडिया के अंदर बनाया गया। अब एक कमेटी बनाई गई है, कितने मेंबर्स की, 12 मेंबर्स की। उस 12 मेंबर कमेटी का काम क्या होगा, वो ये देखेंगे कि किस तरह से हम ये इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ सके, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट हो सके और इंडिया में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो सके। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, लीगल क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लीगल किस तरह से हम हैंडल करेंगे, किस तरह से फंड मैनेजमेंट किया जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है देखेगी कमेटी। और इसके हेड कौन होंगे, नीलेश शाह होंगे दोस्तों। कौन होंगे, नीलेश शाह। याद रख सकते हो आप, उनका चेहरा देख सकते हो नीलेश शाह जी का। इनको अपॉइंट किया गया कि इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े आईएफएससी सेंटर के थ्रू। और आईएफएससी के बारे में मैं सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन जो दोस्तों आप दूसरी ऑप्शंस देख रहे हो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इसमें सबसे पहले देख रहे हो एक नाम, अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। टीपी राजेंद्रन, बहुत बार मैं इस न्यूज को कवर कर चुका हूं टीपी राजेंद्रन जी की, कि इनको 27 पेस्टिसाइड जो है वो बैन करने थे, उसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी। तो ये अपनी रिपोर्ट देंगे टीपी राजेंद्रन जी। तो जो एनिमल्स और ह्यूमंस को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, तो उस पेस्टिसाइड को बैन करना है नहीं करना, क्या रिव्यू होगा, वो टीपी राजेंद्रन कमेटी बताएगी। और एक आपके पास होगा नाम एचके मित्तल दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इवन हमने इसको कवर भी किया था और इनकी सुजेशन इंप्लीमेंट कर भी दी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, ये करने के लिए कि जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड होगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड होगा, उसको स्टैब्लिश किया जाएगा नहीं। और ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इसके थ्रू गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश भी कर दिया है। तो ये एचके मित्तल थे। थोड़ा सा याद रख सकते हैं, पुरानी न्यूज है लेकिन थोड़ा सा आप याद इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है, एक बुक जो है वो रिलीज की गई है जिसका नाम है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, मतलब 7 चीजें जो एवरेस्ट से सीखी जा सकती हैं। एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस बाय आदित्य गुप्ता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा क्योंकि ऑथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या रिनाउंड नहीं है, खास करके बुक्स मतलब पब्लिशिंग कैटेगरी के अंदर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को। लेकिन फिर भी आपने जो है वो थोड़ा सा एक बार अगर थोड़ा सा याद रहेगा तो मतलब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। और बुक का नाम जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो याद रखना है, बुक का नाम क्या है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। और इस बुक के अंदर खास करके बताया गया है कि किस तरह से जो है मतलब आप कह सकते हो
अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हो, क्योंकि एवरेस्ट में अगर 50 साल की उम्र में चढ़ा जा सकता है 2019 में, जैसे कि उन्होंने स्केल किया, तो उसके हिसाब से जो है वो मतलब आप लाइफ में भी जो है वो कुछ चीज़ें सीख सकते हो। तो ये मतलब उन्होंने बताया, और इस बुक का मेन एम है कि रिलीज करके 1 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया जा सके कोविड-19 रिलीफ के लिए। नेक्स्ट आते हैं वैसाख डे और बुद्ध पूर्णिमा, जो कि 26 मई को जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और आपको पता होना चाहिए इस दिन की अहमियत क्या है, क्योंकि आपको पता है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार हमने जो है वो 2583 मतलब 25883rd बर्थ एनिवर्सरी बुद्धा जी की सेलिब्रेट की है 26 मई 2021 को। और इसको दोस्तों ट्रिपल ब्लेसिंग डे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको ट्रिपल ब्लेसिंग डे? इसकी खासियत है क्योंकि इसी दिन उनका जन्म हुआ था, इसी दिन उनको मोक्ष मिला था, इसी दिन जो है वो उनका देहांत हुआ था। तो जन्म, मोक्ष और देहांत सिर्फ एक ही दिन, उसको कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं जर्मनी फुटबॉलर समी खेडीरा अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो नाम एक बार थोड़ा सा पढ़ लें, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, गेम कौन से है, फुटबॉल। ये 3 चीजें इस बार याद रखनी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, एचडीएफसी सोल्ड 3.08% स्टेक इन रिलायंस इंफ्रा फॉर 43.91 करोड़। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो है वो एचडीएफसी ने ये जो स्टेक है वो मतलब आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने पहले बेच दिया था, थोड़ा सा मतलब 2.01% मतलब ऑलमोस्ट 2.2% जो है वो हिस्सा उन्होंने पहले बेच दिया था। हमने मई के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को किया था। अब जो है वो उन्होंने 3% हिस्सा जो उनके पास पड़ा था वो भी जो है वो उन्होंने बेच दिया है। तो मतलब ये रिलायंस इंफ्रा के अंदर उन्होंने ये अपना हिस्सा सेल कर दिया, मतलब अपने शेयर्स जो है उसमें से निकाल लिए हैं। तो ये आपने याद रखना है। और एचडीएफसी लिमिटेड मतलब मैं एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहा हूं, जो कि 1977 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके सीईओ हैं मिस्टर केकी एम मिस्त्री, याद रख सकते हो। और एचडीएफसी ने रिसेंटली 7,000 करोड़ रुपए भी जो है वो रेस किए हैं बॉन्ड्स को इशू करके, क्योंकि जब बॉन्ड्स इशू करते हैं तो मार्केट में बॉन्ड परचेज होते हैं, परचेज करेंगे तो पैसा उस कंपनी के पास आएगा जिसने बॉन्ड्स को इशू किया था। तो 7,000 करोड़ रुपए इन्होंने इस तरह से रेस किए हैं। नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग एंटर्स न्यू ब्रांड एग्रीमेंट। तो आप जहां पे 2 बार पीएनबी पढ़ रहे हो, मतलब पीएनबी और पंजाब नेशनल बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बीच में एक ब्रांड एग्रीमेंट हुआ है, जो कि ये कहता है कि पीएनबी जो है वो अगर चाहता है तो वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से अपना ब्रांड अपना नाम जो है वो क्या कर सकता है, हटा सकता है अगर वो चाहता है, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग के अंदर पीएनबी का 33% हिस्सा है। तो अगर वो पीएनबी अपना नाम हटाना चाहता है आगे से तो वो हटा सकता है। तो मतलब ये उन्होंने इस एग्रीमेंट के अंदर कहा है। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आपको पता है कि 1894 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव और इसके एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 मई 2021 का क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन था विच ऑफ दीज इज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाती है, जनरली आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन इसमें खास बात है कि इसमें कुछ क्वांटिटिव मेजर होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव मतलब इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि वो लोगों को अवेयर करने के लिए ज्यादा होते हैं। मेन जो पर्पज है क्वांटिटिव का होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव यही होता है कि मार्केट से पैसे को अब्सॉर्ब किया जा सके या मार्केट में पैसे को रिलीज किया जा सके। दोनों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। तो अगर आप देखोगे रेपो रेट उसका एक फंक्शन है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, आपके पास बैंक रेट है, आपके पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, आपके पास बेस रेट है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली किसका हिस्सा है? ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। और इन सभी मेथड से आप मार्केट में पैसा ज्यादा भी कर सकते हो, मार्केट से पैसा खींच भी सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आरबीआई की पॉलिसी क्या कहती है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि आरबीआई ने पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कब तक सर्व किया। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था जब एक क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था कि यार आरबीआई जो है वो बेसिकली कौन कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक रहा है। तब मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंट्री का और भी रहा है। तो आपने बताना है कि मैंने उस टाइम पे बताया था कि पाकिस्तान का भी रहा है और कब तक रहा था ये भी बताया था। तो मतलब आप क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 700+ लाइक्स मुझे चाहिए इसके ऊपर। सब्सक्राइब करना है चैनल और वीडियो को जो है वो दोस्तों शेयर करना है और साथ ही साथ लाइक जरूर करना है और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस आपसे
से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, पीडीएफ को पढ़ोगे, तो 90 से 95% क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में जो है वो हैंडल कर लोगे, इवन मोर देन 95% कर लोगे, ऑन दी सेफर साइड 90 से 95% 101% कर लोगे। और ये आप तभी कर पाओगे अगर वीडियो के साथ पीडीएफ को पढ़ोगे। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, यार प्राइस बहुत ज्यादा कम है, एक बार चेक करके देखो, आप खुद मतलब हैरान हो जाओगे कि इतने कम प्राइस पे, ऊपर से यार मैं आपको डिस्काउंट भी तो दे रहा हूं, ASH10 कोड को यूज करके आप इसको ले सकते हैं। और थोड़ा सा हमने वीडियो के अंदर चेंजेस की हैं, शायद आपको लगा होगा, हमने थोड़ा सा लेंथ को रिड्यूस करने के बारे में कोशिश की है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताए जाएं ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और न्यूज़ जो है वो आपको याद रह सके। और थोड़ा सा लेंथ ही कम किया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इतनी लेंथ जो है वो ठीक है वीडियो के ऊपर या नहीं है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइफ में हमेशा खुश रहें और आसपास के लोगों को खुश रखें, और बहुत ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।